रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार मेरे 2 डैडी थे। एक अमीर थे और दूसरे गरीब थे। एक बहुत पढ़े लिखे थे और दूसरे समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए थे। यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने के बाद उसके परिवार, चर्च, ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की ज़रूरत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के थे, चमत्कारी और प्रभावशाली भी थे। दोनों ने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी थी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उन्हें ठुकरा देता। चूँकि सलाह देने वाले 2 थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधाभासी विचार होते थे। एक आदमी का और दूसरा अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे मान लेना या मानने के बजाय मैं उनकी सलाह पर काफ़ी सोच विचार करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि मेरे अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे। दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार एवं नज़रिए दोनों अलग अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे की मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडी की अलग अलग सलाहों में से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचता रहा कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल करता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह से सवाल पूछता था। काश मैं यह बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही थे, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर कि मैं सीधे उनकी बात ठुकरा देता। बूढ़े को यह बात पता नहीं कि क्या वो कह रहा है। चूँकि दोनों ही मुझे प्यार करते थे और मैं भी उनसे ही प्यार करता था, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई और आगे चलकर मेरे लिए यह बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर डैडी या अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं, जबकि गरीब होते जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्यादा लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो, हो सकता है अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले। फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब यह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते थे, वे ज़िंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश में जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफ़ी हद तक उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है, जो आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं। और मज़े की बात यह है कि उन्हें धन के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। मैं अक्सर नई सदी में आने वाले समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवार पर या किसी सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल मीडिया सिक्योरिटी के पास पैसा खत्म हो जाएगा? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर
पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज़्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे। चूँकि मेरे पास 2 डैडी थे जो कि दोनों ही प्रभावशाली थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह मैं सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना अधिक ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर से कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे यह समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए आप उसे खरीद ही लें। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे स्मार्ट ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज़ होता जाता है क्योंकि मैं इसकी ज़बरदस्त कसरत करता हूँ। यह कितना तेज़ हो जाता है, मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग से लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे लगातार कमज़ोर होते चले गए। इसे इस तरह से समझे कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सज़ा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते हैं। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही सबसे बड़ा निवेश है और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति भी है। दूसरे का मानना था मेरा घर एक दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दोनों चाचाओं से बहुत प्रभावित हैं जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल लाभ और विचार की पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की तारीफ भी करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर यह कहते हैं मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया और इसके बदले में मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास रखते थे। वे सुविधाभोगी मानसिक के विरोधी थे। यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से दौलतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे सीखा जाए। दूसरे ने यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं
सीखी और लिखी जाएं जिससे नौकरियां मैं दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिल गया कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन की दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे घर में गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा ही नहीं करते हैं। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियेपन की कगार पर थे तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे गरीब होने और पैसा ना होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है जबकि गरीबी स्थायी है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को भी कभी भी नापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके। फिर भी बचपन में ही मैंने यह समझ लिया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इसके बारे में बहुत सावधान होता चला गया। मैं किसी तरह की विचारधारा अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी या गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए कि इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। या एक चाहते थे कि पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे कहते थे कि एक पेशेवर वकील अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे डैडी प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं या समझ लूं कि पैसे से काम लिया जाए और यह जान लूं कि इससे करने के लिए कैसे काम किया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वो बार बार दोहराया करते थे। पैसे के लिए काम कौन कर सकता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करना मेरा मतलब था कि अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि उनकी बहुत सी कविताएं मुझे पसंद हैं, परंतु द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इनकी शिक्षा का हर रोज़ इस्तेमाल करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वह राह जैसे चुना नहीं गया। पहले जंगल में 2 राहें बढ़ते थे और अफसोस मुझे एक को चुनना था, और मैं अकेला पति खड़ा रहा देर तक, यह देखते हुए कि यह राह कहाँ तक जाती है। गिरमुटों में मुड़ने के पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से वहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों ही उस समय बराबर थे। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा, पर यह बात जानते हुए कि रास्ते किस तरह निकलते हैं। मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आ भर कर कहूँगा, आज से सदियों बाद शायद। एक जंगल में 2 राहें बढ़ते थे और मैंने कम चली राह चुना और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका है, पर मैं अब भी इस कविता का चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नज़रिए को न सुनना मेरे लिए एक दुखद फैसला था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी थी। एक बार मैंने यह फैसला किया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया, तब तक जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई, और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था कि मैं वह सब सीख चुका हूँ जो वे मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जान लेते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर देते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वे कभी यह सीख नहीं पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था, और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे, और सारी बातों को छोड़कर मेरा विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 साल से
30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा। यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है और इसे उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना आसान मेरे अम्मी डैडी ने मेरे लिए बनाया था। यह 8 पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं बल्कि मार्गदर्शन की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज़्यादा अमीर बनने के लिए आपको और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई दुनिया कितनी भी बदल जाए।
you